आज का जो क्वेश्चन है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, खास करके कॉग्निटिव साइकोलॉजी में, और अक्सर ये क्वेश्चन पूछेगा ही पूछेगा। तो सबसे ज्यादा जरूरी है कि ये क्वेश्चन जानना जरूरी है कि क्वेश्चन कौन सा है। तो क्वेश्चन का नाम है संज्ञानात्मक मनोविज्ञान की परिभाषा दें और संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं की विशेषताओं पर प्रकाश डालें। और इनमें से किसी न किसी तरह से क्वेश्चन आएगा ही आएगा, या तो शॉर्ट क्वेश्चन में आएगा या फिर लॉन्ग क्वेश्चन में आएगा। संज्ञानात्मक मनोविज्ञान की परिभाषा दें और नेक्स्ट है संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं की विशेषताओं पर प्रभाव डालें। तो आइए और इसका आंसर हम जानते हैं। संज्ञानात्मक मनोविज्ञान की परिभाषा में क्या है? संज्ञानात्मक मनोविज्ञान से तात्पर्य सभी प्रक्रियाओं से होता है जिसके सहारे संवेदी निवेश परिवर्तन होता है, छोटा होता है, विस्तृत होता है, संचित होता है, उसकी पुनः प्राप्ति होती है तथा उसका उपयोग किया जाता है। संज्ञानात्मक मनोविज्ञान एक ऐसी शाखा है जो मानसिक प्रक्रियाओं जैसे स्मृति, समस्या, संप्रत्यय, निर्माण, तर्कना, निर्णय लेना तथा प्रत्यक्षण के अध्ययन पर बल डालता है। और हम लोग संसार में किस तरह की सूचनाएं प्राप्त करते हैं तथा उस पर ध्यान देते हैं, वैसी सूचनाएं किस तरह से संबंधित होती है और मस्तिष्क द्वारा संसाधित होती है। हम लोग किस तरह से समस्याओं के बारे में सोचते हैं, उनका समाधान करते हैं तथा भाषा का निर्माण करते हैं। इन परिभाषाओं का हम विश्लेषण करें तो हमें संज्ञानात्मक मनोविज्ञान के बारे में जो तथ्य प्राप्त होते हैं, पहला है संज्ञानात्मक मनोविज्ञान में संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं जिसमें प्रत्यक्षण, स्मृति, समस्या समाधान, संप्रत्यय, निर्माण, तर्कना, निर्णय प्रक्रिया, भाषा आदि प्रमुख है का अध्ययन किया जाता है। संज्ञानात्मक प्रक्रिया की शुरुआत संवेदी निवेश से होता है। व्यक्ति वातावरण में उपस्थित उद्दीपकों का सबसे पहले प्रत्यक्षण करता है तथा उसके प्रति अनुक्रिया करता है। प्रत्यक्षण एवं ध्यान के माध्यम से ही संवेदी निवेश की प्रक्रिया संपन्न होती है। संज्ञानात्मक मनोविज्ञान का मूल उद्देश्य प्रयोग करके इन संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं का अध्ययन करना तथा उसके बारे में कुछ ऐसे सिद्धांतों को विकसित करना है जिसके माध्यम से इस बात की व्याख्या की जाती है कि मानसिक क्रियाओं को किस तरह संगठित किया जाता है तथा वे किस तरह से कार्य करती हैं। इस सिलसिले में कुछ भाषा सूत्रीकरण भी किया जाता है। अब इसके बाद आता है संज्ञानात्मक मनोविज्ञान, यानी जो प्रक्रियाएं हैं, संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं की विशेषताएं क्या है, और ये जानना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है जब आप खास करके आंसर लिख रहे हैं। पहला नंबर हो जाएगा संज्ञानात्मक प्रक्रियाएं सभी एक दूसरे से संबंधित है, ना कि वे एक दूसरे से पृथक है। संज्ञानात्मक प्रक्रिया के विभिन्न तथ्यों के बीच एक जटिल अंतःक्रिया होता है जो संप्रत्यय निर्माण के प्रक्रिया को ही ले लिया है। माना जाए कि सही संप्रत्यय किसी प्रयोग में एक लाल वृत्त है। प्रयोज्य को कई रंग के आकार आदि की वस्तुएं दिखलाई जाएंगी, अतः उससे पहले उन वस्तुओं को ठीक ध्यान देकर उनका प्रत्यक्षण करना होगा। गत प्रयासों से की गई अनुक्रियाओं को उसे याद भी रखना होगा। इस दिशा में प्रतिमाओं से उसे अच्छी मदद मिलेगी। वृत्त, वर्गाकार, हरा, पीला आदि जैसे शब्दों का उपयोग भी आवश्यक होगा। संप्रत्यय निर्माण के स्वरूप को देखते हुए अन्य संज्ञानात्मक प्रक्रियाएं जैसे समस्या समाधान, तर्कना, निर्णय प्रक्रिया की भी जरूरत पड़ सकती है। कहने का तात्पर्य यह है कि संज्ञानात्मक प्रक्रियाएं आपस में अंतःक्रिया करती है, न कि वे एक दूसरे से स्वतंत्र रहते हुए कार्य करती है। दूसरा नंबर है संज्ञानात्मक प्रक्रियाएं सक्रिय होती है, ना कि निष्क्रिय होती है। The cognitive process are active rather than passive। व्यवहारवादी उपागम में व्यक्ति को एक निष्क्रिय प्राणी समझा जाता है जो पर्यावरण के उद्दीपकों के सामने आने की प्रतीक्षा करता है, उसके बाद उसके प्रति अनुक्रिया करता है। संज्ञानात्मक उपागम इससे भिन्न है। यहाँ व्यक्ति को पर्यावरण से भिन्न भिन्न तरह की सूचनाओं को ग्रहण करने के लिए उत्सुक समझा जाता है। वह नए नए ज्ञान तथा विकास के लिए सतत खोज जारी रखता है। पहले की अनुभूतियां इस खोज में मदद करती हैं और विज्ञान के प्रत्यक्षण को प्रभावित भी करता है। इस तरह से संज्ञानात्मक प्रक्रियाएं सक्रिय होती है, न कि निष्क्रिय होती है।
इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट जो है अगला पॉइंट है, संज्ञानात्मक प्रक्रियाएं दक्ष एवं परिशुद्ध होती हैं। संज्ञानात्मक प्रक्रियाएं दक्ष एवं परिशुद्ध होती हैं। जैसे जब एक व्यक्ति किसी पहले याद किए गए पाठ का प्रत्यायन करता है तो वह कुछ विशेष योजना भी इस सिलसिले में अपनाता है। इस योजना में उससे गलतियां भी हो जाती है, परंतु इस गलतियों से फिर वह अपने प्रत्यक्षण में तुरंत सुधार भी कर लेता है। उसी तरह मानव सूचना संसाधन की कुछ सीमाएं भी लाभकारी सिद्ध होती है। जैसे कभी कभी हम सोचकर दुख अनुभव करते हैं कि कुछ सेकंड ज्यादा देर तक हम सूचनाओं को मस्तिष्क में नहीं रख पाए, परंतु सच्चाई यह है कि हम हमेशा के लिए इस तरह की सूचनाओं को यदि याद रख पाते तो हमारा स्मृति सूचना अति बाहर से इतना दब जाता है कि हम उसका कोई फायदा नहीं उठा पाते। अगला पॉइंट, संगठनात्मक प्रक्रियाओं द्वारा धनात्मक सूचनाओं के साथ ऋणात्मक सूचनाओं की तुलना में अधिक उत्तम ढंग से किया जाता है। कहने का मतलब यह है कि संगठनात्मक प्रक्रियाओं द्वारा धनात्मक सूचनाओं को ऋणात्मक सूचनाओं की तुलना में उत्तम ढंग से निपटा जाता है। जैसे कोई वाक्य स्वीकारात्मक है, उदाहरण राम ईमानदार है, तो हम उस अस्वीकारात्मक वाक्य राम बेईमान नहीं है की तुलना में जल्द समझ लेते हैं। हम लोग संप्रदाय निर्माण के कार्य में अक्सर व्यक्ति उन सभी कार्यों का निष्पादन उत्तम ढंग से करता है जो सुखद तथा संवेदित रूप से धनात्मक होते हैं। कुछ दुखद सूचना वाले कार्यों पर व्यक्ति का निष्पादन उत्तम नहीं होता है। संक्षेप में यदि तब यही कहा जा सकता है कि हमारी संज्ञानात्मक प्रक्रियाएं क्या है, न कि क्या नहीं है, को निपटने में सक्षम होती है। नेक्स्ट जो पॉइंट है, संज्ञानात्मक प्रक्रिया सामान्यतः प्रत्यक्ष रूप से प्रेक्षणीय नहीं होती है। कहने का मतलब यह है, संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं का स्वरूप सामान्यतः ऐसा होता है कि हम उन्हें सीधे सीधे प्रत्यक्षण नहीं कर पाते हैं। जैसे कि यदि हम किसी पाठ को याद करते हुए समस्या का समाधान करते हुए यदि कोई निर्णय करते हुए देखते हैं तो मात्र देखकर उनमें निर्मित संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं के बारे में अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं के बारे में जो सूचनाएं हम लोग एकत्रित करते हैं उनके आधार पर कोई मानसिक क्रिया के लिए तैयार की गई व्याख्याओं में से कुछ को अस्वीकृत कर देते हैं, परंतु कुछ को स्वीकृत भी करना पड़ता है। यही कारण है कि एक ही मानसिक क्रिया जैसे विस्मरण की व्याख्या के लिए कई सिद्धांतों का प्रतिपादन किया गया। तो ये क्वेश्चन था हमारा संज्ञानात्मक मनोविज्ञान की परिभाषा और संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं की विशेषताएं, और क्वेश्चन ये पूछेगा ही पूछेगा। इस चीज को जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके याद रखने का प्रयास जरूर कीजिएगा। 2 से 3 बार वीडियो को भी देख लीजिएगा तो फिर आपको याद हो ही जाना है इसका 70 से 75% पार्ट।